नमस्कार दोस्तों, पंच ऋषि क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और घर में स्वस्थ होंगे और बढ़िया सा अध्ययन कर रहे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र का अध्ययन कर लिया था। आज जिस विषय पर, जिस टॉपिक पर हम लोगों को चर्चा करनी है वो है संविधान संशोधन। तो आप लोग शीर्षक दे दीजिएगा, संविधान संशोधन। शीर्षक दे दीजिएगा आप लोग, संविधान संशोधन। बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक से, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ज्यादा मुश्किल नहीं है, आधे घंटे पौन घंटे की क्लास है और 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से मिल जाते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद है अनुच्छेद 368, जो संविधान संशोधन के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत वैसे तो 2 प्रकार से संविधान संशोधन की बात कही गई है, लेकिन अगर हम भारत के संविधान में संशोधन की बात करें तो 3 प्रकार से संशोधन किया जाता है। जो तीसरा प्रकार है, या जिसको हम लोग लिखते पहले प्रकार के रूप में है, उसका वर्णन अनुच्छेद 368 में नहीं किया गया है, बल्कि विभिन्न उपबंधों में, विभिन्न अनुच्छेदों में उसका वर्णन किया गया है। जैसे अगर मैं बताऊंगा आपको, लिखूंगा, समझ में आएगा। आप लोग पॉइंट बनाइएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा, भारत के संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जाता है। पॉइंट बनाकर लिखिएगा, भारत के संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। कौन कौन से 3 प्रकार है? 3 प्रकार की बात कर लो। एक साधारण बहुमत के आधार पर, साधारण बहुमत के आधार पर। दूसरा विशेष बहुमत के आधार पर। दूसरा विशेष बहुमत के आधार पर। और तीसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के समर्थन से, प्लस आधे राज्यों के समर्थन से। ये 3 प्रकार हैं और इन 3 प्रकारों के आधार पर संविधान में संशोधन किया जाता है। अब ये साधारण बहुमत क्या है, इसके अंतर्गत क्या व्यवस्था की गई है? इसके अंतर्गत व्यवस्था की गई है उपस्थित और मत देने वालों का बहुमत, और मत देने वाले या देने वालों का बहुमत, मत देने वालों का बहुमत, अर्थात आधे से 1 अधिक। उपस्थित और मत देने वालों का बहुमत, ठीक है। अभी क्या है मैं समझाऊंगा। विशेष बहुमत के अंतर्गत क्या है? कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वालों का, उपस्थित और मत देने वालों का 2/3। कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वालों का 2/3। इसमें भी क्या स्थिति है? विशेष बहुमत वही है जो इसमें है, प्लस आधे राज्यों के समर्थन की बात की जाती है। अब तीनों को समझ लेते हैं, तीनों किन किन मसलों में यूज होते हैं और कहां कहां पर इनका यूज होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में साधारण बहुमत के आधार पर संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। 368 में सिर्फ 2 के आधार पर संविधान में संशोधन करने की बात कही गई है। अब उपस्थित और मत देने वालों के बहुमत का अर्थ क्या है और इसका उल्लेख कहां पर है? इसका उल्लेख विभिन्न अनुच्छेदों में, विभिन्न उपबंधों में किया गया है। जैसे अभी तक हम लोगों ने पढ़ के लिया, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया संघ और उसके राज्य क्षेत्र का अध्ययन कर लिया। अनुच्छेद 4 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 4 में लिखा हुआ है कि अगर संसद अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कुछ उपबंध करती है तो वह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा।
अर्थात अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 के उपबंधों को बनाने के लिए संसद साधारण बहुमत के आधार पर निर्णय ले सकती है। ठीक है। अब दूसरा प्रकार है विशेष बहुमत के आधार पर। इसको छोड़ते हैं, हम पहले तीसरे वाले पे बात कर लेते हैं। तीसरे वाले में कहा गया है विशेष बहुमत जिसकी ये शर्त है प्लस आधे राज्यों के समर्थन। जहां पर संघीय ढांचे से संबंधित प्रावधान होंगे उसका संशोधन तीसरे प्रकार से होगा। जो संघीय ढांचे से संबंधित जितने भी उपबंध होंगे जहां राज्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है, राज्यों का जिसमें रोल होता है, राज्यों की भूमिका होती है, उससे संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उसमें अगर संशोधन करना है तो तीसरे प्रकार से संशोधन करना पड़ेगा। अब आपको ये दूसरे प्रकार में क्या रह गया, जो पहले और तीसरे में नहीं है वो दूसरे प्रकार में है। बात समझ में आ गई। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग नोट कर लेते हैं और लिख लेते हैं। लिखिएगा, पहले लिखिएगा साधारण बहुमत, पॉइंट बनाइएगा साधारण बहुमत के आधार पर, साधारण बहुमत के आधार पर निम्न में परिवर्तन किया जा सकता है। निम्न में परिवर्तन किया जा सकता है। कौन कौन से पॉइंट्स हैं उसको क्रम से लिख लीजिएगा। पहले लिखिएगा अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 को लागू करने के उपबंध, या इसको लिखिएगा। चलिए लिख लिए, इसको हम विस्तृत रूप से करके लिख लेते हैं क्योंकि जिन छात्रों ने नहीं पढ़ा है अनुच्छेद 2 और 3 वो उनके लिए भी प्रॉब्लम ना हो। लिखिएगा किसी, पहला पॉइंट लिखिएगा, किसी बाहरी क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल करना। किसी भारतीय संघ को, किसी बाहरी क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल करना। नंबर 2, देश के भीतर राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना। सीमाओं में परिवर्तन करना लिखवा दिया तो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। नेक्स्ट लिखिए राज्यों के नामों में परिवर्तन करना। राज्य के नामों में परिवर्तन या राज्यों के नामों में परिवर्तन करना। अगर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हुआ इसका बारे में किया जाएगा। नेक्स्ट लिखिएगा राज्य विधान परिषद का गठन करना। राज्य विधान परिषद का गठन करना। राज्य विधान परिषद का गठन करना। नेक्स्ट लिखिएगा गठन करना और समाप्त करना भी लिखिएगा। राज्य विधान परिषदों को समाप्त करना। भारत के संविधान में समाप्त करने के लिए उत्साधन शब्द का उल्लेख किया गया है, तो आप दोनों शब्द लिख लीजिएगा। राज्यों की विधान परिषद का उत्साधन, उत्साधन ओब्लिक समाप्त करना। उत्साधन ओब्लिक समाप्त करना। उत्साधन ओब्लिक समाप्त करना। ठीक है। विधान परिषद का गठन करना भी सामान्य विधि से होगा, साधारण विधि से होगा, और उसका उत्साधन यानी कि समाप्त करना भी साधारण विधि से होगा। लेकिन नेक्स्ट लिखिएगा संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन करना। संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन करना। मैं एक बार फिर से इसको समझाऊंगा अभी आपके लिए। संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन करना। ठीक है। ये तो सब साधारण विधि के अंतर्गत बात रहे। अब लिखिएगा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के समर्थन से क्या व्यवस्था की गई है। लिखिएगा, पहले लिखिएगा, देखिए मैंने कहा जहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था का उल्लेख होगा, संघीय शासन व्यवस्था की बात होगी, वहां पर तीसरे तरीके से संशोधन किया जाएगा। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, आपको मालूम है राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। अगर संविधान में संशोधन उसकी नीति पर किया गया, रीति पर किया गया या निर्वाचक मंडल में किया गया तो उसमें संशोधन के लिए आपको तीसरी यानी कि राज्यों की भी अनुमति लेनी आवश्यक होगी। लिखिएगा राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। नेक्स्ट लिखिएगा राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि, राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि। नेक्स्ट लिखिएगा केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की कार्यपालिका शक्तियां। आपको मालूम है भारत में शक्तियों का पृथक्करण है, केंद्र की अलग शक्तियां हैं, राज्य की अलग शक्तियां हैं। कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिस पर दोनों लोग काम कर सकते हैं, जिसको हम समवर्ती सूची कहते हैं। ठीक है। तो इसका उल्लेख, अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि संघ सूची में कितने विषय, राज्य सूची में कितने और समवर्ती सूची में कितने हैं।
क्योंकि मैं पिछली क्लास में इसको समझा चुका हूं, इसलिए आज ये प्रश्न मैं आपसे पूछ सकता हूं। आप लोग लिखकर मुझे सेंड कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट लिख लिए, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय संबंधी प्रावधान। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय संबंधी प्रावधान। नेक्स्ट लिखिएगा, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची क्या है? 7वीं अनुसूची आप लोगों ने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो, पूरे को आप लोग सिलसिलेवार तरीके से देख रहे हो, नोट्स तैयार कर रहे हो, तो आपको इस प्रश्न का आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। क्या है 7वीं अनुसूची? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या है? सूचियों का उल्लेख किया गया है, जैसे समवर्ती सूची का, संघ सूची का और राज्य सूची का उल्लेख किया गया है। यानी कि शक्तियों का बंटवारे का काम 7वीं अनुसूची में किया गया है। यानी कि शक्ति के पृथक्करण की जो बात की थी हम लोगों ने, वो बात फिर से 7वीं अनुसूची के तहत फिर से उस पर विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल की सहमति आवश्यक है। नेक्स्ट लिखिएगा, संसद में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व। संसद में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व। आपको मालूम है राज्यसभा में जो राज्यवार सीटों का विवरण दिया गया, किस अनुसूची में दिया गया? इसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, किस अनुसूची में दिया गया है, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जिन लोगों ने अपनी मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, वो देखिए पहले, क्योंकि सब क्रमबद्ध तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, पूरे नोट्स तैयार करवा रहे हैं। तो यहाँ पर ये नहीं है सिर्फ कि आए पढ़ाए, और पढ़ाने में भी 10-15 मिनट हाय हेलो में निकाल दिया कि सबको नमस्कार नमस्कार, हाँ जी नमस्कार नमस्कार में निकाल देते हैं पूरी क्लास, तो या कमेंट को ही पढ़ते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से कि एक पूरी शिक्षा करनी चाहिए, पूरा अध्ययन करना चाहिए। अगर पौन घंटे की 1 घंटे की क्लास है, उसको पूरा सदुपयोग करना चाहिए कि हम उसके लिए कुछ बच्चों को दे दें। चलिए देखिएगा, संघ शासित प्रदेशों के लिए, संघ शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना। उच्च न्यायालय की स्थापना। और नेक्स्ट लिखिएगा, स्वयं अनुच्छेद 368। स्वयं अनुच्छेद 368। ठीक है, अब जरा प्रक्रिया लिख लीजिएगा, इसकी प्रक्रिया क्या है। चलिए पहले मैं इसको समझा देता हूं। उपस्थित और मत देने वालों का बहुमत कहा गया है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है, मान लीजिए किसी दिन सदन में 100 सदस्य बैठे हुए, 100 सदस्य, 100 सदस्य उपस्थित हैं किसी दिन सदन में, और किसी भी विधेयक पर या किसी भी बिल पर मतदान हो जाता है। इन 100 में से 80 लोगों ने कहा कि भाई हम वोट देंगे, बाकी 20 ने कहा हम वोट नहीं देंगे। 20 ने कहा हमको वोट नहीं देना है, 80 ने कहा, 80 ने अपने मत का प्रयोग किया, 20 ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। अब आप पूछेंगे इसमें कितने सदस्यों की सहमति चाहिए बिल को पास करने के लिए? तो इसमें लिखा हुआ, साफ लिखा हुआ, उपस्थित और मत देने वालों का बहुमत। अब उपस्थित तो कितने हैं? 100, लेकिन उपस्थित और मत देने वाले कितने हैं? 80। तो इसमें बहुमत का जो आंकड़ा है वो 51 नहीं है, बल्कि 41 है। आधे से 1 ज्यादा। बहुमत का आधार क्या है? आधे से 1 ज्यादा। अर्थात अगर हम यहां पर बात करें तो हमको 41 सदस्यों की सहमति चाहिए किसी बिल को पास करने के लिए, 41 सदस्यों की। यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? इतनी बात। अब देखिए, यह मसला थोड़ा सा कठिन बन जाता है। इसमें लिखा कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वालों का 2/3। पहली बात, इसमें एक बात और है, आप चाहें तो इसमें एक स्टार बनाकर लिख सकते हैं, इसमें स्टार बनाकर लिख सकते हैं। इसमें लिखिएगा, इसमें कुल सदस्य संख्या कहा गया है, कुल सदस्य संख्या का वर्णन है, का वर्णन है, ना कि तात्कालिक सदस्य संख्या, ना कि तात्कालिक सदस्य संख्या। अब इसमें अंतर क्या है? आप लोग पूछ सकते हो सर इसमें अंतर क्या है? देखिए, कुल सदस्य संख्या का अर्थ है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा की बात करें तो 545 कुल सदस्य संख्या है, 545। मान लीजिए किसी दिन 45 लोग अनुपस्थित रहे, या 45 सीटें खाली हैं किसी वजह से, कुछ लोग एक्सपायर हो गए या किसी ने सीटें छोड़ दी, किसी वजह से 50 सीटें या 45 सीटें खाली हैं। तो उस वक्त कितनी सीटों पर एमपी बैठे हुए हैं? 500 सीटों पर।
लेकिन इसमें लिखा हुआ है जो 500 का आंकड़ा है ये तात्कालिक संख्या कहलाएगा, लेकिन 545 का आंकड़ा है ये कुल सदस्य संख्या कहलाएगा। और इसमें साफ लिखा हुआ है कुल सदस्य संख्या का बहुमत, यानी कि 545 का आधे से एक ज्यादा। तो 545 के आधे से एक ज्यादा तो 27, 270 और 270, 272, 273, 273 सदस्य तो चाहिए ही चाहिए सदन में। 273 कुल सदस्य संख्या का बहुमत, 273 तो आधा हुआ, 274 की आवश्यकता है, 274 की आवश्यकता है। 274 हमको सदस्य चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये क्या कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मत देने वालों का 2/3। अब आप पूछ सकते हैं मुझसे कि उस दिन सदन में कितने लोग मौजूद होने चाहिए। तो मान लीजिए उस दिन x सदस्य मौजूद होने चाहिए और x का अगर हम 2/3 निकालें तो बेटा वो 274 के बराबर होना चाहिए। अगर हम x का 2/3 निकालें तो वो 274 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि कम से कम इतनी संख्या का यस में वोट चाहिए, हाँ में वोट चाहिए 274, तभी वो बिल पास हो पाएगा। अगर 274 में से एक भी कम हो गया तो बिल पास नहीं हो पाएगा। ऐसा इसमें कहा गया है उपस्थित और कुल सदस्य संख्या का बहुमत। अब आप यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए ये आएगा आपका, अगर 274 गुणा 3/2 कर दिया जाए तो देखिए क्या कैलकुलेशन आएगी इसकी, आप लोग करिएगा। उस दिन 411, अब कैलकुलेशन कर लेना, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो कहीं पर। उस दिन 411 सदस्य सदन में उपस्थित होने चाहिए और सबके सब वोट डालें, सबके सब मत दें, तब 274 का आंकड़ा मिल पाएगा। बात समझ रहे हैं? उस दिन 411 सदस्य मौजूद होने चाहिए सदन में। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जो संसद सदस्य है वो व्हील चेयर पर आ रहे हैं या बोतल चढ़ रही है, उन्हें तब भी लेकर आया जा रहा है सदन में। यही कंडीशन होती है, उस दिन इतने लोग चाहिए ही चाहिए। क्लियर है? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें एक तो कुल सदस्य संख्या, तात्कालिक सदस्य संख्या नहीं है। यहां से प्रश्न बन जाए कि तात्कालिक सदस्य संख्या का बहुमत, वो गलत होगा। ठीक है, दूसरी बात आप इस पर आ जाते हैं। तो इस पर आधे विशेष बहुमत जब लिखा हुआ है तो इसमें इतनी शर्त तो लगी रही है और आधे राज्यों के समर्थन की बात की जा रही है। देखिए इसमें एक चीज और नोट कर लीजिएगा, हमेशा कई बार क्या होता है हम लोग जल्दबाजी में चीजें कह देते हैं। तो बहुमत के लिए कह देते हैं आधे राज्यों से अधिक का समर्थन, ना इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया गया संविधान में, उसमें आधे राज्य कहा है। और इस वक्त अगर हम बात करें वर्तमान में तो 28 तो हमारे राज्य हैं और 2 में विधानसभा है, तो 30 और 30 का आधा यानी कि 15 राज्यों का समर्थन की आवश्यकता है। तब ये वाला मतलब ये वाली शर्त तो है ही, प्लस 15 राज्यों के समर्थन की भी आवश्यकता है। 15 राज्य भी अगर यस कहेंगे तभी वो बिल पास होगा, जो मैंने लिखवा दिया आपको। अब मैंने आपको पहले प्रकार में समर्थन संशोधन किस प्रकार किया जा सकता है उनका उल्लेख कर दिया, तीसरे प्रकार में किस प्रकार संशोधन किया जा सकता है उसका उल्लेख कर दिया, और इन दोनों के अलावा जो विषय होंगे उसको विशेष बहुमत के आधार पर संशोधित किया जाएगा। मेरे हिसाब से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई हो तो मैंने पिछले अपनी क्लास में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप पर भी अपना भेज कर मुझे पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है। ठीक है, और आप लोगों को एक शुभ सूचना और खुशखबरी भी देनी है। मैंने जैसे ही अपनी पहली क्लास में कहा था कि हम अन्य विषयों के भी क्लास लगाएंगे, लेकिन कुछ टीचर्स को लेकर सोच रहे थे कि कुछ अच्छे टीचर मिले जिसकी वजह से आप लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके पंचऋषि क्लासेस पर। तो आप लोगों की दुआ से या आशीर्वाद से, कुछ भी कहिएगा, कुछ टीचर्स हमारे लिए अच्छे मिले हैं और जल्द ही अन्य विषय की, जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री तो शायद मैं ही पढ़ाऊंगा आपके लिए, ज्योग्राफी है, कंप्यूटर है, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आदि के लिए विभिन्न टीचर भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, हिस्ट्री जहाँ तक है मेरे हिस्से में आएगी उसको मैं ही पढ़ाऊंगा आपके लिए, तो आपको मेरे हिसाब से सब चीज़ समझ में आ रही होगी। तो
आपका काम क्या काम है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी इसको सेंड कीजिएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, जब व्यूज़ अच्छे होते हैं तो थोड़ा सा हौसला बढ़ता है, और हौसला बढ़ता है तो अच्छी तैयारी कर कर आपको पढ़ाई जाती है। कोई व्यक्ति सर्वज्ञाता नहीं है कि उसको सब कुछ आता है, लेकिन जब हौसला बढ़ता है, स्टूडेंट भी अच्छे मिलते हैं, तो स्वयं पढ़ने के लिए प्रेरित हुआ जाता है और अच्छा पढ़कर फिर अच्छा पढ़ाया जाता है, ठीक है। बिल्कुल खुली और स्पष्ट बात है, इसमें कहीं पर कोई छुपाने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो मेरे हिसाब से इतनी बात समझ में आई होगी। यहाँ पर एक पॉइंट चाहे तो लिख सकते हैं आप लोग, लिखिए, भारत के संविधान में आधे से एक अधिक राज्य जैसे शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। आधे राज्य का किया गया है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई मेरे हिसाब से। तो आप लोग यहाँ पर अब प्रक्रिया देखिएगा, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि यहां से कई बार प्रश्न बने हुए हैं। पहला, संविधान संशोधन विधेयक, लिखते चलिए आप लोग, संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में। अब कौन से सदन होते हैं, देखिएगा, संसद के सदनों की बात करें तो 2 सदन है, एक लोकसभा, दूसरी राज्यसभा। तो चाहे लोकसभा में ला सकते हैं, चाहे राज्यसभा में ला सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। इसके लिए यह नहीं कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक हो। हम लोगों ने अनुच्छेद 3 के इम्प्लीमेंटेशन का एक प्रोसीजर देखा था, उसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक थी, लेकिन संविधान संशोधन में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। किसी भी सदन में आ सकता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, संविधान संशोधन के मामले में दोनों सदनों को बराबर शक्ति प्राप्त है। दोनों सदनों को बराबर शक्ति प्राप्त है। यानी कि ये जो व्यवस्था की गई है, इस व्यवस्था के तहत दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना आवश्यक है। दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना आवश्यक है। अलग अलग पारित होने का अर्थ है कि संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। लिख लीजिएगा, संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अच्छा, एक चीज आइए, संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में है, लिख लीजिएगा चाहे तो, आर्टिकल 108 108 में। ठीक है, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। इसको दोनों सदनों में अलग अलग पारित करना पड़ेगा। दोनों सदनों को बराबर शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है नहीं। इसके अलावा वो लिखिएगा, अब तीसरे प्रकार की बात में आते हैं। अगर मान लीजिए दोनों सदनों से अलग अलग पारित होकर, विशेष बहुमत के आधार पर अलग अलग पारित होकर ये राज्य विधानमंडल के पास जाती है। किसके पास? राज्य विधानमंडल के पास। तब राज्य विधानमंडल क्या कर सकता है? राज्य विधानमंडल लिखिएगा, दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होने के बाद, दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होने के बाद यदि बिल या विधेयक राज्य विधानमंडलों के पास जाता है, राज्य विधानमंडलों के पास जाता है, तो राज्य विधानमंडल डैश लगा के लिखिएगा, तो राज्य विधानमंडल डैश लगा के लिखिएगा। दो बातें, या तो वो उसको अनुमति दे देंगे या फिर उसको मना कर देंगे। या तो अनुमति दे देंगे या फिर मना कर देंगे। लेकिन राज्य विधानमंडल को संविधान संशोधन विधेयकों में संशोधन करने की शक्ति नहीं प्राप्त है। वो संशोधन नहीं कर सकते। या तो यस कहेंगे या फिर नो कहेंगे। संविधान संशोधन बिल में
वो संशोधन नहीं कर सकते। उसमें ये नहीं कह सकते कि इस चीज को घटा दीजिए, इस चीज को बढ़ा दीजिए। लिखिएगा, तो राज्य विधानमंडल पहला विधेयक को अनुमति दे देंगे, विधेयक को अनुमति दे देंगे। दूसरा, विधेयक को मना कर देंगे, विधेयक को मना कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिख के लिखिएगा, राज्य विधानमंडलों को संविधान संशोधन विधेयक में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। राज्य विधानमंडलों को संविधान संशोधन विधेयक में संशोधन करने की शक्ति नहीं है, वहां कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। क्लियर है यहां तक की बात? चलिए, अब राज्य विधानमंडल किस बहुमत से उसको पास करेगा? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, राज्य विधानमंडल विशेष बहुमत से पास करके वापस सदन को भेजेगा, विशेष बहुमत से पास करके वापस सदन को भेजेगा। ठीक है, अब जब सदन को पहुंच गया फिर वो राष्ट्रपति पर हस्ताक्षर करने के लिए जाएगा। संविधान संशोधन के बारे में राष्ट्रपति की क्या शक्ति है? लिखिएगा, 1971 में 24वें संविधान संशोधन विधेयक, देखिए ये लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कह दीजिए, एक्ट कह दीजिएगा, चाहे एक्ट कह दीजिएगा, है ना, कानून हो जाएगा, संविधान संशोधन अधिनियम बन जाएगा। 1971 में 24वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से यह व्यवस्था कर दी गई कि राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक के मामले में हस्ताक्षर करने ही होंगे। उसको ना तो जेबी वीटो का इस्तेमाल कर सकता है और ना ही एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, उसको हस्ताक्षर करके यस कहना ही होगा। ऐसे व्यवस्था 1971 से पहले नहीं थी। इसको 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से इंदिरा गांधी की सरकार ने 1971 में इसको शामिल किया गया था कि राष्ट्रपति इसको अपनी अनुमति देगा ही देगा। ठीक है, यहां तक की बात मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब कुछ मसला ऐसा है जिस मसलों पर हम लोग बात कर लेते हैं। ये तो संविधान संशोधन के मामले की बात है कि क्या भारत जो संसद है या विधायिका है वो कहां पर संशोधन कर सकती है, संशोधन की कितनी सीमा है। लिखिएगा, इसमें लिखिएगा, पॉइंट बनाइए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, किंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि संसद मूल अधिकारों के साथ संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है, किंतु संविधान के मूलभूत या आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं कर सकती। किंतु संविधान की आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर या आधारभूत संरचना में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जो संविधान की आधारभूत संरचना है जिस पर संविधान टिका हुआ है
जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, चेसिस है, गाड़ी का चेसिस जो होता है वो है, तो उसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें कहा गया है कि 368 के तहत संशोधन की शक्ति प्राप्त है, लेखन की शक्ति प्राप्त नहीं है। नई तरीके से संविधान लिखा नहीं जा सकता 368 के अंतर्गत कि एक पूरी भावना समाप्त कर दी और उसकी जगह नई भावना को शामिल कर दिया, ऐसा नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अपने निर्णय में कि उसको संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, लेखन करने की यानी कि संविधान को दोबारा लिखने की शक्ति प्राप्त नहीं है, क्योंकि संसद संविधान सभा नहीं है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी। तो ये संविधान संशोधन के मामले में कुछ बातें थी और एक पूरी वीडियो हमने सिर्फ इसी पर बनाई है कि संविधान संशोधन के बारे में क्या क्या बातें हो सकती हैं। तो यहाँ पर सिलसिलेवार तरीके से सिलेबस को साथ में लेते हुए आपके लिए पूरा पाठ्यक्रम प्राप्त हो रहा है। तो इसको आप नोट्स बनाइएगा, पढ़िएगा, लिखिएगा और खूब मन से पढ़िएगा। और विषय के लिए भी जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कंप्यूटर है, इसके अलावा हिंदी है, मैथ और रीजनिंग है, जल्दी इसके भी आपके लिए क्या मिलेंगे, वीडियोस मिलने लगेंगे। और जल्दी मैं सोच रहा हूँ कि मैं लाइव आकर भी आपको पढ़ाने का प्रयास करूँ। तो कुछ सेटअप की व्यवस्था करनी पड़ेगी, सेटअप लगाना पड़ेगा, उस सेटअप की मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। जल्दी ही आपके साथ मैं लाइव आकर आपके लिए उपस्थित रहकर आपको एक साथ पढ़ाऊँगा। ठीक है, मेरा भी मन है कि आपको मैं लाइव पढ़ाऊँ, लेकिन कुछ सेटअप की कमी है, उसको पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम लोग लाइव आकर पढ़ेंगे, आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिएगा साथ में, अपने मित्रों, साथियों, भाइयों, दोस्तों को भी जोड़िएगा। और नोट्स, बार बार मैं वही बात कहता हूँ, नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि वही आपकी मुसीबत के समय में काम आने वाली संपदा है ना। चलिए फिर मुझको अनुमति दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। और जो भी प्रश्न हो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर दीजिएगा, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ आप लोगों के लिए। आप चाहें तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, लिख लीजिएगा मेरा नंबर 9457853933। विवेक नाम है मेरा, विवेक। और आप मुझे इस नंबर पर किसी भी टॉपिक पर आपको कोई चर्चा करनी हो तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो और मैं उस टॉपिक पर आपके लिए फिर वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो आप मुझे अनुमति दीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, इसी तरह मिलते रहेंगे। और आपका प्यार भी मिलना चाहिए मुझे। अपने दोस्तों, साथियों को साथ में जोड़िएगा और अच्छा पढ़ाई कीजिएगा। तो आप सबका धन्यवाद कि आप सब लोगों ने मुझे सुना। थैंक यू।